नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट करंट अफेयर इस वीडियो में देखेंगे। 15 मार्च 2020 से लेकर हम जुलाई 2020 तक आखिरी डेट तक इसको कवर करेंगे। दोनों भाषाओं में हमारा करंट अफेयर है। इसकी पीडीएफ हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलती है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये तो हमारे गिवन ऑफिशियल नंबर है, इन पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले मिशन वृक्षारोपण के बारे में बात करेंगे। वृक्षारोपण का अर्थ ही होता है प्लांटेशन। तो ये प्लांटेशन ड्राइव की गई थी जिसमें 25 करोड़ पौधे लगाए गए थे। ठीक है, ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मेगा प्लांटेशन प्रोग्राम को मिशन वृक्षारोपण 2020 नाम दिया गया और बाकी इसमें उतना इंपॉर्टेंट डिटेलिंग नहीं है कि सीएम जी ने कहाँ पौधे लगाए या फिर अन्य लोगों ने कहाँ पर पौधे लगाए, विभाग के कौन कौन से शामिल थे। ज़्यादा ये डिटेलिंग जरूरी नहीं है। हम इस समय प्रीलिम्स पर फोकस कर रहे हैं। आने वाले प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है न्यूज़ में वो डिस्कस करेंगे। तो पौधे कितने लगाए गए थे? 25 करोड़ पौधे, ये याद रखिएगा आप। और ये कब बनाया गया था? 5 जुलाई 2020 को। मिशन वृक्षारोपण उत्तर प्रदेश। आईआईटी कानपुर ने एक वर्चुअल क्लासरूम एड या फिर डिवाइस विकसित की है, या फिर कह सकते हैं इसको एक तरीके का कह सकते हैं फैसिलिटी है। इसको मोबाइल मास्टर जी कहा गया है। कुल मिलाकर के जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा वीडियो जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर है, बना हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, डिवाइस है, और मेरे पास मतलब ये नोट वाला फ़ोन है तो इसमें पेन भी दिया हुआ है। तो आप मुझको देख पा रहे हैं, मतलब मुझे नहीं देख पा रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, टेक्स्ट को देख पा रहे हैं, और इधर मैं एनोटेट जो कर रहा हूँ उसको आप पढ़ पा रहे हैं रेड कलर से। ठीक है, तो मुझको ये किसने इनेबल किया है करने के लिए? मेरी डिवाइस है। अगर मेरे पास ऐप ना होता तो मैं ये चीज़ ना कर पाता। ठीक है, तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म है कि अब जान रहे हैं आप कोविड-19 के बाद बहुत सारे इस तरीके के प्लेटफॉर्म या फैसिलिटीज़ या डिवाइसेस लॉन्च किए गए हैं जिससे टीचर घर से वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकें। वैसे तो यूट्यूब में बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम के मास्टर्स या फिर टीचर्स थे, जो लेक्चरर्स थे, अब उनको भी इसमें आना पड़ा है। ठीक है, वो लगातार क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते, वो घर पर ही पढ़ाएंगे और लेक्चर्स को अपलोड करके छात्रों को भेजेंगे। ऐसा बहुत किया गया है मई मंथ में और जून मंथ में, जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था देश में। तो मोबाइल मास्टर जी के बारे में समझ लेते हैं। ये सारी डिटेलिंग लिखी हुई है, हमारे पेड ग्रुप मेंबर को मिल जाएगी। लेकिन अगर हम एक इमेज दिखा दें आपको तो आप समझ जाएंगे मोबाइल मास्टर जी कैसा काम करता है। मोबाइल मास्टर जी का सेटअप कुछ इस तरीके का है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें बीच में शीट्स रखी गई हैं, शीट बंडल्ड की गई हैं। ऊपर एक आपका होल्डर है जिस पर मोबाइल फंसाया जा सकता है। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, वर्टिकल भी रख सकते हैं। शीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं और मोबाइल को भी टिल्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वीडियो लेक्चर अपलोड करने में आसानी होगी। टीचर अपनी टेबल पर बैठ करके पढ़ा सकता है, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, मैथ के सवाल समझा सकता है, मोबाइल में हो जाएगा रिकॉर्ड। ठीक है, ये है फैसिलिटी कुल मिला के। कि कोई मोबाइल ऐप नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई अगर मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर बनाना चाहें वनडे एग्जाम में कि मोबाइल मास्टर जी इज डैश, तो मोबाइल मास्टर जी इज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है कुल मिला करके। उसमें वही लिखा हुआ है कि सेटअप विभिन्न एंगल में चल रहे लेक्चर को वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करने में हेल्प कर सकता है। काफ़ी हल्का है, शीट्स फिट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और जो है इसमें मोबाइल मास्टर जी में घर के माहौल में वीडियो बनाते हुए पूरा पोजीशनिंग की जा सकती है। मतलब मोबाइल होल्डर खाली वही दिखाएगा जो शीट्स में लिखा जा रहा है, आसपास क्या चल रहा है वो नहीं रिकॉर्ड करेगा। राष्ट्रपति जी ने धर्म चक्र दिवस 2020 समारोह का उद्घाटन किया था 4 जुलाई को। ठीक है, ये समारोह जो है वर्चुअल ही हुए थे, जैसे कि ज़्यादातर समारोह हुए थे। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर 4 जुलाई 2020 को ये मनाया गया था। ठीक है, यूपी का इससे कंसर्न क्या है? यूपी का कंसर्न इससे इसलिए है क्योंकि यूपी में पड़ता है सारनाथ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, और यूपी जी के में पढ़ते हैं कि सारनाथ वाराणसी के पास है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था, पहला यहाँ पर वक्तव्य दिया था, फर्स्ट सरमन, फर्स्ट स्पीच। ठीक है, जिसे हम लोग धर्म चक्र परावर्तन या फिर पाली लैंग्वेज में जैसे धम्म चक्र प्रवर्तन ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है हर साल। इसमें जो भी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं या फिर विभिन्न कंट्रीज से जो भी बौद्ध आस्तिक हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं। पहले ही थोड़ा वैसा होता था, लेकिन अब कोविड-19 है तो वर्चुअल ही इसको किया गया था। ठीक है, अगर आपने पास्ट ईयर्स में देखा हो तो पहले डेलीगेट्स आते थे श्रीलंका से, तिब्बत से, यहाँ पर शामिल होते थे, यहाँ के जो बौद्ध स्थल हैं उनकी यात्रा करते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, केवल वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया था। पीएम मोदी जी ने कोलकाता, मुंबई और नोएडा में हाई थ्रू आउट
कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं या फिर जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनकी शुरुआत की थी। यूपी में नोएडा पड़ता है, इस वजह से हमको इसको याद रखना पड़ेगा। 3 उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया था, जिसमें से आपकी ज़्यादातर आईसीएमआर की फैसिलिटीज़ में बनी हुई हैं। जैसे नोएडा का जो आईसीएमआर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च है, यहाँ पर फैसिलिटी खुली है नोएडा में। और बाकी आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर भी आईसीएमआर का कोलकाता में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटेरिक डिसीज़ है, वहाँ पर ये फैसिलिटी खुली है। मुंबई में आईसीएमआर का जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, यहाँ पर कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी खोली गई है। उद्देश्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ाना था। अभी तो हम जैसे लॉकडाउन से गुजर चुके हैं, तो आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं चीज़, लेकिन आपने देखा था जब लॉकडाउन चल रहा था तो लगातार इस तरह की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की मांग की जा रही थी कि हमको टेस्टिंग इनपुट बढ़ाना है। तो कोविड-19 पहले भी था, अभी भी है, लेकिन जैसे जैसे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं उसी तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं। हमारे परीक्षा में क्या आ सकता है? हमारी परीक्षा में अगर इससे कुछ भी ना पूछे तो पूछ सकते हैं कि बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च आईसीएमआर का यूपी में कैंपस कहाँ पर पड़ता है? तो उसका आंसर हो जाएगा नोएडा। इस तरीके से सवाल आ सकता है। कोविड-19 को रोकने के लिए क्या क्या यहाँ पर किया गया था, उसकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग दी हुई है, जो कि हमारे लिए जानना उतनी ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये याद रख सकते हैं कि पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता भारत बन गया था चाइना के बाद पिछले 6 महीनों में। ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्टअप नीति मंजूर की है। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवेज देख लेते हैं। इसका जो कहते हैं थीम कह सकते हैं क्या है, या फिर इसको किस नाम से दिया गया है, ये सब और बाकी डिटेल्स। तो 2018 में इंस्पायरिंग लीडर के तौर पर उत्तर प्रदेश को नामित किया गया था स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में। ये पास्ट का है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। वैसे मेंस का एग्जाम भी आ रहा है, वहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में इनोवेशन या स्टार्टअप या उद्यम से संबंधित कोई भी सवाल बन जाए तो आप ये मेंशन जरूर करिएगा आप। ठीक है, मेंस वाले जो भी लोग देख रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में इंस्पायरिंग लीडर के रूप में मतलब कहा गया था। उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर कहा गया था। यूपी की स्टार्टअप पॉलिसी के इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या हैं? वो लार्जेस्ट इंक्यूबेटर जो है लखनऊ में स्थापित करना चाहते हैं। स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर्स विकसित करना चाहते हैं। 10,000 स्टार्टअप्स को रिवाइव करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। और 100 इंक्यूबेटर जो हैं एटलीस्ट जिनका एक यूनिट 75 डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर हो। ठीक है, मतलब 100 इंक्यूबेटर हैं और कम से कम हमको हर डिस्ट्रिक्ट में एक तो रखना ही है। उसके बाद यूपी की पोजीशन इंश्योर करनी है। जो भी सेंटर की स्टार्टअप रैंकिंग बनेगी उसमें अपना स्थान सुधारना है। ये पॉलिसी की वैलिडिटी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी की वैलिडिटी है 5 ईयर्स। ठीक है, जब से लागू हुई है तब से 5 साल तक के लिए वैलिड है। योगी आदित्यनाथ ने नवीन रोजगार छतरी योजना शेड्यूल्ड कास्ट के लिए लॉन्च की थी। ठीक है, नवीन रोजगार छतरी योजना टारगेट है कि 7.5 लाख फैमिलीज़ को बेनिफिट करेंगे 2022-2021 वर्ष में। ठीक है, और मुख्यमंत्री ने नई रोजगार योजना के तहत अपने लाभार्थियों की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की थी। लाभार्थियों ने बताया कि प्रदान की गई वित्तीय सहायता का उपयोग जो है किराने की दुकान खोलने में, कपड़े की दुकान, ड्राई क्लीनिंग, छोटे उद्योग, साइबर कैफे, टेंट हाउस खोलने के लिए किया जा सकता है। हालांकि इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। लोग बताते हैं कि बैंक वाले लोन नहीं देते हैं, ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी जो कुछ लाभार्थियों को इससे मिल जाता है वो भी अपने आप में ठीक है। तो इसमें ये जो है पूछा जा सकता है कि बताइए नवीन रोजगार छतरी योजना जो है कितने लोगों को टारगेट करेगी। योजना का लक्ष्य है कि कम से कम 7.5 लाख फैमिलीज़ को बेनिफिट करना। और ये जो है किसके लिए है एक्सक्लूसिवली, ये है आपकी नवीन रोजगार छतरी योजना शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर के साथ, जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करेंगे और स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उद्यम को प्रमोट करेंगे। ठीक है, पीएफसी ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कंपनीज़ को अपना सीएसआर खर्च करना पड़ता है। सीएसआर फंड होता है, किसी ना किसी रूप में उनको खर्च करके दिखाना पड़ता है। तो आईआईटी कानपुर के साथ वो अपना 2.38 करोड़ का सीएसआर खर्च करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। अपना सीएसआर इनिशिएटिव में आईआईटी कानपुर के साथ वो अपना फंड करेंगे, जिससे आईआईटी कानपुर जो है उनका सहयोग करेगा उद्यमी तैयार करने में। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में 80 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, और उनमें से 9 को फेलो बना लेंगे अपना। ठीक है, तो इस दिशा में स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी पर डेवलपमेंट होगा। DPIIT जो है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड जो है,
इसने अपनी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 को रिवाइज किया है और मेक इन इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने को कहा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए, इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और साथ ही साथ ये भी मेंशन करना जरूरी है, वैसे करंट अफेयर हमने कवर कर लिया है अपने नेशनल करंट अफेयर का जो हमारा मंथली वीडियो होता है उसमें, कि QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो जो हर साल आती है पूरे देश भर मतलब दुनिया भर के टॉप 500 इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग बनाती है। उसमें 2 या 3 भारतीय संस्थान ही आ पाते हैं। इस साल केवल 3 भारतीय संस्थान जो है QS ने शामिल किए थे अपने टॉप 500 में, और उनमें से 2 जो हैं केवल IIT है और एक ISC है जो उन 500 में जगह बना पाया है। IIT कानपुर एक बार फिर से न्यूज़ में UV सैनिटाइजिंग डिवाइस इन लोगों ने डेवलप की थी जो अब एक एरिया को कोविड-19 फ्री कर सकती थी, यानी कि कोविड-19 जो भी वायरस था वो डिस्ट्रॉय हो सकता था। 10 बाय 10 वर्ग फुट के कमरे को बिल्कुल कीटाणु रहित कर सकती थी और कोविड-19 कीटाणु भी उसमें असर नहीं करने वाला था। एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से उसको चालू किया जा सकता था और उसको रेगुलेट किया जा सकता था। शुद्ध का जो फुल फॉर्म है बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर, यह है शुद्ध का फुल फॉर्म। तो अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से 10 बाई 10 के कमरे को 15 मिनट में पूरी तरीके से सैनिटाइज करने में सक्षम था। शुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है इसको आप देख लीजिए, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये है शुद्ध। इसमें ऊपर स्मार्टफोन रखा गया है रेगुलेट करने के लिए और पूरे 10 बाई 10 के कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज कर सकता है। हमसे डायरेक्टली ये सवाल आ सकता है कि इसको किस IIT ने डेवलप किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोविड-19 के दौरान जो ये शुद्ध डेवलप किया गया है ये पहला ऐसा डिवाइस नहीं है। DRDO 1 महीने पहले बना चुके थे इस तरीके का डिवाइस। उन लोगों ने UV ब्लास्टर बनाया था। DRDO ने एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर बनाया था। टावर मतलब लगभग सेम है उनकी वर्किंग। ये केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन कर सकता था हाई रिस्क एरियाज में। DRDO ने उसको डेवलप किया था और उसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया था, UV ब्लास्टर उसको कहा गया था। करंट अफेयर अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फॉलो करते हैं तो हमने आपको बताया था, इसमें शायद मई मंथ का करंट अफेयर रहा होगा या जून। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग आ गई थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की फेब से जून तक की ये रेटिंग आ गई थी और इसमें उत्तर प्रदेश का भी एक डिस्ट्रिक्ट शामिल है, तो ये न्यूज़ हमने पिक की है। नेशनल इंस्टीट्यूट मतलब ये हमारा नीति आयोग है, आपको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये हर साल डेल्टा रैंकिंग प्रिपेयर करते हैं अपनी, तो इसमें फेब से लेकर जून तक की डेल्टा रैंकिंग की लिस्ट में टॉप 3 में जो है वो कौन कौन से हैं। बीजापुर जो है वो टॉप पर है, बीजापुर छत्तीसगढ़ का, ये भी याद रख सकते हैं। रिभोई करके है मेघालय में, वो भी टॉप मतलब वो सेकंड पर है। और बहराइच जो है इसने 3rd पोजीशन हासिल की है इसमें, तो ये याद रखना है। पूछ सकते हैं कि यूपी का कौन सा जिला शामिल है उत्तर प्रदेश का नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में, तो बहराइच शामिल है। बहराइच जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का और ये नेपाल से सीमा साझा भी करता है, अगर आपको पता हो। उसके बाद डेल्टा रैंकिंग पर क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या किन चीज़ों को कंसीडर करके बनाई जाती है रैंकिंग, तो इसमें प्रोग्रेस देखी जाती है कुछ एरियाज़ में, जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओवरऑल टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? बीजापुर छत्तीसगढ़ का, रिभोई मेघालय का, बहराइच से उत्तर प्रदेश और नवादा बिहार का था। BPSC वाले इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद मोगा जो है डिस्ट्रिक्ट पंजाब का, वो शामिल किया गया था टॉप 5 में। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, जिस पर काफ़ी सारे मीम्स बने थे, आपको पता होगा इसमें, लेकिन हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या मीम्स के लिए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक्चुअली में कहा क्या था, उन्होंने राम को नेपाली बताया था, ये सभी को पता है, ठीक है। उन्होंने अयोध्या को काल्पनिक बताया था और कहा था कि लॉर्ड राम का जन्म हुआ था नेपाल के पारसा डिस्ट्रिक्ट में, बीरगंज सिटी जो है वहाँ पर। ये बस एक बात जो है नोट करने वाली लग रही है कि अगर एग्जामिनर चाहेगा तो यहाँ से सवाल बना सकते हैं कि उनके जो बयान है या फिर उन्होंने क्या क्लेम किया था कि अगर राम अयोध्या इंडिया के नहीं है तो कहाँ से हैं, तो नेपाल के पारसा डिस्ट्रिक्ट से, बीरगंज से उन्होंने उनका ओरिजिन बताया था, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया था कंस्ट्रक्शन 1285 करोड़ रुपए का अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर। अलीगढ़ हरदुआगंज जो है ये सरकार नहीं बना रही है उत्तर प्रदेश की, इसको रेलवे मंत्रालय बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। 5 साल में बन जाएगा, 2024-25 तक तैयार हो जाएगा। 1285 करोड़ रुपए इसमें लग रहे हैं। इसको बनवाना क्यों है? रेलवे फ्लाईओवर से उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर लगभग 3 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा, तो अलीगढ़ में भीड़ कम हो जाएगी। जो ट्रेनें हैं उनको अलीगढ़ में रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है, पैसेज बन जाएगा।
और कुल मिलाकर के मालगाड़ियाँ जो है नहीं इकट्ठी होंगी, मालगाड़ियाँ जो है निकल जाएंगी आराम से और एक्सप्रेस को रास्ता मिल जाएगा अलीगढ़ स्टेशन पर। जो जैसे ये चीज़ें काम करती हैं, आपको पता है कि भीड़ नहीं बढ़ानी है रेलवे स्टेशन पर, पैसेंजर्स की प्रीमियम ट्रेनें निकलती जाएं और जो वैसी वाली ट्रेनें हैं वो उधर से निकल जाएंगी बाईपास से, फ्लाईओवर से। तो इसमें बताया गया था ऑफिशियली कि रेलवे फ्लाईओवर हावड़ा की ओर से आने वाली सभी ट्रेनों को सीधे हरदुआगंज और बरेली की ओर जाने की सुविधा प्रदान करेगा और मुख्य मार्ग को पार करने से पूरी तरीके से बचा लेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने 13 मार्च 2020 को कोविड-19 से पहले 3 ये योजनाएं जारी की थी। इनके नाम जरूरी है आपको याद रखना, कौशल सतरंग, युवा हब और अप्रेंटिसशिप योजना। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें हैं सबके बारे में। 3 स्कीम है, कौशल सतरंग, युवा हब और अप्रेंटिसशिप। यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि आरोग्य मित्र वो लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए लोगों मतलब डिप्यूट करेंगे आरोग्य मित्र लोगों को प्राइमरी हेल्थ के बारे में, प्राइमरी हेल्थ पर जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं उसके बारे में अवेयर करवाने के लिए। कौशल सतरंग क्या करेगा, इसने आईआईटी के साथ समझौता किया था और अन्य प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ एम्प्लॉयमेंट, लाखों युवा जो बेरोजगार हैं हमारे स्टेट के उनको ट्रेन करेंगे और वर्ल्ड लेवल कंपटीशन के लिए तैयार करेंगे। ठीक, युवा हब स्कीम जो है इसके लिए बजट में 1200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे स्टेट बजट से और स्किल्ड युवाओं को असिस्ट करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे उनकी 1 साल तक और उनको अपने उद्यम को खड़ा करने में या फिर और अन्य चीज़ें सीखने में डेवलप करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टेक अवे है वो ये है कि युवा हब स्कीम का नॉलेज पार्टनर कौन सा है, लखनऊ, आईआईएम लखनऊ। कौशल सतरंग के साथ कौन सा इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ा हुआ है, आईआईटी कानपुर। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम में खाली आपको याद रखना है कि इसमें जो युवा जो हैं उनको 2500 रुपये का भत्ता मिलेगा अगर वो उद्यम सीख रहे हैं तो। कोरोना वायरस के दौरान योगी जी ने टीम 11 बनाई थी अपनी। टीम 11 में कई सारी कमिटीज़ थी और उनके डिफरेंट रोल्स दिए गए थे उनको। तो मेरा रिकमेंडेशन है आपको कि बस ये याद रखिएगा कि टीम 11 किसने सृजित की थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी इस पर। नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को लॉन्च किया था 26 जून 2020 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और 125 दिन का ये कैंपेन चलाया गया था। जो लोग वापस आ रहे थे डेली वेज वर्कर्स उत्तर प्रदेश लौट करके, उनको रोजगार प्रोवाइड करवाना लक्ष्य था। आत्मनिर्भर अभियान जो चल रहा था, आत्मनिर्भर भारत वाला सेंट्रल लेवल पर, उसके तहत 5000 टूल किट भी डिस्ट्रीब्यूट करने का वादा किया गया था। और भी चीज़ें चली थी जैसे कि 21 डिस्ट्रिक्ट जो थे उत्तर प्रदेश में उन पर ज़्यादा फोकस किया था, जहां पर 25,000 लोग माइग्रेंट वर्कर दूसरे राज्यों से कोविड-19 की वजह से वापस लौट करके आए थे, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना यहाँ पर चुनौती की तरह था। उससे निपटने के लिए ये आपका प्लान लाया गया था। लॉकडाउन लगने के बाद ये अनुमान लगाया गया था कि करीब 30 लाख यानी कि 3 मिलियन जो है वर्कर्स लौट करके उत्तर प्रदेश आए थे, क्योंकि उनका रोजगार छिन चुका था अर्बन सिटीज़ में पोस्ट लॉकडाउन। संयुक्त सैन्य अभ्यास यहाँ पर हुआ था आपका, सैन्य अभ्यास नहीं, वायुसेना का अभ्यास हुआ था कुल मिलाकर। इंडियन एयरफोर्सेस का और रॉयल एयरफोर्सेस का जो ब्रिटेन से आए थे यहाँ पर, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन उत्तर प्रदेश में हुआ था। सबसे पहले ये वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो पर्पल से लिखा हुआ है, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हुआ था इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो एक्सरसाइज है, इसको इंद्र से आप कंफ्यूज नहीं करिएगा बिल्कुल भी। इंद्र जो एक्सरसाइज है हम लोग रशिया के साथ करते हैं। रशिया के साथ जब लोग सैन्य अभ्यास करते हैं तो उसका नाम इंद्र होता है, और जब हम वायुसेना का अभ्यास करते हैं रशिया के साथ तो उसका नाम एविया इंद्र हो जाता है। ठीक है, 19 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन जब चल रहा था तो 75 जिलों में 7368 ये कम्युनिटी किचन जो इस्टेब्लिश किए गए थे उत्तर प्रदेश में। और जो लोग देख रहे होंगे लगातार खाना दिया गया था लोगों को। जो रिक्शे वाले थे, रिक्शा पुलर्स, जो लोग मतलब गांव से आकर के रह गए थे कई सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाद, तो लगातार कम्युनिटी किचन्स की मदद से उनको 2 टाइम खाने के लिए नॉर्मल फूड पैकेट्स वितरित किए गए थे। आपने देखा होगा, कानपुर में तो मैंने देखा था काफ़ी, और भी जगह वितरित किए गए थे। तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना था जो कम्युनिटी किचन्स को जियो टैग करने वाला राज्य बना था। अब जियो टैग का मतलब क्या होता है? जियो टैग का सिंपली मतलब होता है गूगल मैप्स के साथ उसको इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, मतलब कि अगर आप अलीगढ़ में खड़े हैं और उसमें कम्युनिटी किचन जो है कीवर्ड डालेंगे डिस्ट्रिक्ट के नेम के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब कहीं भी आप खड़े हैं, मान लीजिए आप डालते हैं कम्युनिटी किचन कानपुर, तो आपको दिखा देगा कि कहाँ पर सामुदायिक रसोई बनी हुई है, जहाँ पर आप जो है वहाँ पर पहुँच सकते हैं, फूड पैकेट्स मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं इसको
मतलब क्या कहूँ, इसमें अगर रिक्शा पुलर है तो उतना वो जान ही नहीं पाएगा, उसके पास मोबाइल नहीं होगा जिसमें जियो मैप खुल सके। हालांकि फिर भी एक अच्छा प्रयास था। कम्युनिटी किचन मतलब डिस्ट्रिक्ट नेम डाल करके आप टाइप कर सकते थे और आप फूड पैकेट कहाँ मिल रहे हैं इसका पता लगा सकते थे। ऐसा यूपी ने किया था। यूपी पहला ऐसा राज्य बना था जिसने लॉकडाउन के दौरान ऐसा कदम उठाया था। हालांकि सबने अपने अपने प्रयास किए थे। एक ऑबिचुरी है गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर जो है, इनका निधन हुआ था। ये साहित्यकार थे। इनका उपन्यास था पहला गिरमिटिया। इसके लिए उन्हें 2007 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। ढाई घर के लिए वो जाने जाते हैं। इनका निधन हुआ था। ये कहाँ पर जन्मे थे? उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरपुर में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। मुजफ्फरपुर बिहार में है, मुजफ्फरनगर मेरठ के पास है, उत्तर प्रदेश में। जेवर एयरपोर्ट के बारे में बजट में भी मेंशन था। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट जो एस्टैब्लिश किया जाएगा और इस एयरपोर्ट को जो पहला फेज़ जो है इसको पहले ही इंक्लूड कर दिया है वर्ल्ड के 110 स्ट्रैटेजिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2020 में। ठीक है, CGLA की इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट में उत्तर प्रदेश को चुना गया है भारत की तरफ से, और यूरोप से यूगोस्लाविया चुना गया है एविएशन की कैटेगरी में। यहाँ पर जो उनकी लिस्ट बनती है टोटल वर्ल्ड्स टॉप 100 स्ट्रैटेजिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर द ईयर 2020 की। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज़ को इसमें शामिल कर लिया गया है। 13वां ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप फोरम हुआ था न्यूयॉर्क में 25 से 27 मार्च 2020 को। तो वहाँ पर रिकॉग्निशन उत्तर प्रदेश को मिला है। यहाँ पर ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो है, ये जेवर एयरपोर्ट को डेवलप कर रहा है। 1334 एकड़ लैंड जो है 6 विलेजेस को लेकर के बनी है। ये 6 विलेजेस के नाम है रोही, परोही, किशोरपुर, दयंतपुर, रणेरा और बनवारी। इनको लेकर के ये पहला फेस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डेवलप किया जा रहा है। बजट में भी हमने देखा था, और इससे अर्निंग काफ़ी सारी होने वाली है इस प्रोजेक्ट से, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। इसका निवेश राशि ध्यान रख सकते हैं, बहुत निट पिकिंग किया एग्जामिनर ने, तो निवेश राशि पूछी जा सकती है। 30,000 करोड़ रुपए से ये हवाई अड्डा डेवलप किया जा रहा है जेवर में, जिससे कि करीब 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट जो है 5,000 हेक्टेयर में बनेगा और रैपिड पेस और फ्लाइट्स को ये ऑपरेट करेगा, और बता रहे हैं कि 2023 तक ये शुरू भी किया जा सकता है। हालांकि सभी को पता है लेट होगा कोविड-19 की वजह से। शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चाइना का है, इसको सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है एशिया का। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है किंग फार्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दम्माम। हालांकि इन इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट से काफ़ी छोटा ही बनेगा, लेकिन फिर भी ये फैक्ट मेंशन हमने कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश ने डैमेज ऑफ रिकवरी टू पब्लिक प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस 2020 पारित किया था। ये किस दौरान हुआ था? जब CAA प्रोटेस्ट चल रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी इसके लिए काफ़ी पॉपुलर हुए थे कि जो भी संपत्ति का नुकसान हुआ है वो नुकसान करने वालों से ही उसकी भरपाई की जाएगी। तो ऑर्डिनेंस की मुख्य बातें हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर हिंसक वारदातों से निपटना, और लगातार जैसे दंगे वगैरह होते रहते हैं उनको रोकने के लिए, उनसे होने वाली क्षति को रोकने के लिए दंगाइयों से ही उसकी भरपाई करवाई जाए। ठीक है, क्लेम्स ट्रिब्यूनल यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेट करेगा, मतलब जिसने इन्वेस्टिगेशन किया था, और लखनऊ में 57 ऐसे एक्यूज जो थे उनको नोटिस भेजी गई थी और उनसे करीब 1.5 करोड़ रुपए की भरपाई करवाई गई थी। ठीक है, अनूप वधावन की अध्यक्षता वाली अप्रूवल कमेटी ने अप्रूव कर दिया है कि TCS और DLF जो है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है IT पर आधारित तो हरियाणा और यूपी में डेवलप कर सकते हैं। तो TCS करेगा नोएडा में डेवलपमेंट और हरियाणा में DLF करेगा। डिटेलिंग इंपॉर्टेंट ये है कि TCS ने प्रस्ताव रखा था कि वो IT या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज SEZ जो है नोएडा में इस्टेब्लिश करना चाहते थे 19.9 एकड़ की भूमि पर, और DLF जो है ये सेम प्रोजेक्ट हरियाणा में लाना चाहता था, तो इसको मंजूरी मिल गई कुल मिला करके। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि नोएडा में जो IT SEZ जो खुलेगा ये कौन डेवलप करने वाला है? तो वो करेगा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। L&T टेक्नोलॉजीज जो है लार्सन एंड ट्यूब्रो और IIT कानपुर ने साइबर प्रोग्राम के लिए अनुसंधान पर समझौता किया है, रिसर्च इन साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, IIT कानपुर इसमें कोलैबोरेट करेगा इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च के लिए। ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर समझौता हुआ है, ये C3I रिसर्च सेंटर का भी पार्ट होगा। C3I क्या है? साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर डिफेंस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर।
ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर है, ठीक है। और आईआईटी कानपुर और लार्सन एंड ट्यूब्रो जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करेंगे, ठीक है, वो जो है इस C3I रिसर्च सेंटर का हिस्सा बनेगा। ये है कुल मिला के बात। और C3I का उद्देश्य क्या है? C3I का उद्देश्य है कि रिसर्च को प्रमोट करना, एजुकेशन, स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करना उनको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, यानी कि उनको साइबर सिक्योरिटी का मजबूत बुनियादी ढांचा प्रदान करना। नवाब बानो का निधन हो गया था लॉकडाउन के दौरान। ये हुआ था उनका निधन 26 मार्च 2020 को, और 87 वर्ष की आयु में। निम्मी के नाम से वो बॉलीवुड में फेमस थी। जैसे बॉलीवुड में सभी को पता है कि कुछ एक्रोनिम दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो उनको एक्रोनिम मिला था, या फिर कह सकते हैं निक नेम मिला था निम्मी, और उनका जन्म हुआ था आगरा, उत्तर प्रदेश में। ये बस याद रखने वाली बात है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक काफ़ी मजबूत पार्टी है, राजकीय पार्टी, और इसके फाउंडर मेंबर बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया है। बेनी प्रसाद वर्मा का निधन लखनऊ में हुआ था, और बेसिकली इनका जन्म हुआ था बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कोविड-19 की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना था, ठीक है। तो पूल टेस्टिंग का मतलब आप समझ लीजिए, पहले क्या होता है कि जैसे किसी की टेस्टिंग की जाती तो उसके सैंपल लिए जाते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपको एक बड़े एरिया में, एक मोहल्ले में 100 लोगों का टेस्ट करना है, तो 100 लोगों की अगर 100 रिपोर्टें बनेगी, अलग अलग उनके सैंपलों की स्लाइड्स बनाई जाएगी, ज़्यादा खर्चा आएगा और समय भी बहुत लगेगा। लेकिन पूल टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर 100 लोगों का हमको टेस्ट करना है, तो सबसे पहले हम सारे लोगों के सैंपल मिला देते हैं, सबके मिक्स कर देते हैं। अगर किसी भी एक स्ट्रेन में कोरोना वायरस पॉजिटिव आता है तो फिर हम अगला टेस्ट करते हैं सबका अलग अलग, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मतलब सौभाग्यवश सारे के सारे सैंपल ही निगेटिव आ गए, तो हमारा एफर्ट बच जाता है कुल मिला के। मान लीजिए हमने मोहल्ले में 100 लोगों का सैंपल लिया, उनकी पूल टेस्टिंग की, एक भी केस जो है निगेटिव नहीं निकला, मतलब पॉजिटिव नहीं निकला, कोई किसी को भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं है, तो सारे के सारे निगेटिव ही निकलेंगे, चाहे अलग अलग टेस्ट करें चाहे एक साथ टेस्ट करें। तो ये है पूल टेस्टिंग। पूल टेस्टिंग का मतलब है कि सभी के सैंपल एक साथ मिला दो, अगर वो जो है किसी के में भी स्ट्रेन नहीं मिलता है तो हमारा समय बच जाता है कुल मिला के। और अगर निगेटिव आया, अगर मतलब पॉजिटिव आया, अगर स्ट्रेन मिल गया, तो सबकी फिर अलग अलग टेस्टिंग होगी ही। तो अब इसमें पूरी बता दी गई प्रक्रिया जो मैंने आपको सिंपल टर्म्स में बताया। इसमें 10 सैंपल मिक्स करते हैं, 100 नहीं करते हैं बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट बात है। 10 सैंपल को मिक्स करते हैं, टेस्ट करते हैं कि अगर सारे निगेटिव हैं तो समय बच गया, अगर एक भी जो है नॉन निगेटिव आया यानी पॉजिटिव आ गया टेस्ट, तो फिर इंडिविजुअल टेस्टिंग की जाएगी उनकी, ठीक है। कैपेसिटी मतलब ये कैपेसिटी जो है पूल टेस्टिंग से काफ़ी गुना बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है पूल टेस्टिंग में, उसका नाम ध्यान रखना जरूरी है। इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, यानी RT-PCR यूज़ होता है पूल टेस्टिंग में। वर्चुअल कोर्ट की सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस सुविधा रखने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना था। 23 अप्रैल 2020 को बताया गया था कि उत्तर प्रदेश पहला और एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर इन हाउस फैसिलिटी है वर्चुअल कोर्ट्स की, ठीक है, जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान भी वर्चुअल तरीके से केसेस की हियरिंग हो सकती थी। मल्टीपल कोर्ट प्रोसीडिंग चला सकते थे जो है, और अच्छी खासी इंटरनेट सुविधा भी उत्तर प्रदेश के पास उपलब्ध थी, ये सब जानकारी दी गई थी। हालांकि ये हो सकता है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मेंस में आप मेंशन कर सकते हैं इन चीज़ों को, अगर यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखने को आया तो। लॉकडाउन के दौरान यूपी की मदद करने के लिए जो और छोटे छोटे राहत पैकेजेस आए थे या स्कीम्स चली थी छोटे लेवल पर, अन्नपूर्णा पोर्टल जो है चला था, सप्लाई मित्र पोर्टल चला था फ्री होम डिलीवरी प्रमोट करने के लिए। अन्नपूर्णा का मतलब है कि फूड प्रोडक्ट्स और पैकेट्स कहाँ मिल रहे हैं इसकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए स्टेट ने चलाया था। रिक्शा पुलर्स को जो ठेला लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को 1000 रुपये पर मंथ जो है करीब 4,81,755 डेली वेजर्स को भेजे जाने का दावा किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। और लॉकडाउन खुलते समय 2 समितियों का सृजन किया गया था। एक समिति की अध्यक्षता की थी केशव प्रसाद मौर्य ने, डिप्टी सीएम जो है उत्तर प्रदेश के केशव मौर्य ने देखा था कि, या फिर ये सुनिश्चित किया था कि जो निर्माण गतिविधि दोबारा शुरू हुई थी उसमें सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। और दूसरे डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, वो इसलिए कि ऑनलाइन शिक्षा जो है लगातार चलती रहे लॉकडाउन के दौरान भी। KGMU जो है लखनऊ में, वो CPT ट्रीटमेंट करने वाला, CPT का सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बना था। प्राइवेट वालों ने तो बहुत पहले शुरुआत कर दिया था। इसको कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं, जो प्लाज्मा लिया जा रहा है कोरोना वायरस को डिफीट कर चुके पेशेंट से और उसको चढ़ाया जा रहा है दूसरे पेशेंट को,
दूसरों को ठीक करने के लिए। पहला सीपीटी का डोज एडमिनिस्टर किया गया था 58 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति पर, ठीक है, और सक्सेसफुली वो काम कर गया था। तो केजीएमयू लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का या फिर पूरे देश का पहला ऐसा भारतीय सरकारी अस्पताल बना था, ध्यान रखिए, जिसने इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया था। सीपीटी के बारे में नॉर्मली अपने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि इसमें बेसिकली एंटीबॉडीज़ को हमको इनेबल करना है। चूंकि वैक्सीन नहीं है तो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा यूज़ किया जाता है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा का ये मतलब है कि जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव था फिर कोविड निगेटिव हो गया, उससे प्लाज्मा लेकर के कोविड इन्फेक्टेड पर्सन को चढ़ाया जाता है, जिससे कि उसके ब्लड में थोड़ी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो सकें। 1 मई 2020 को 5 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म पर शामिल हुए थे और ये संख्या 17 तक पहुंच गई थी। जल्दी जो है इसको 29 तक हमको पूरा करना है। 5 स्टेट जो शामिल हुए थे 1 मई 2020 को, उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। तो अगर आपसे पूछ लें, अगर बहुत फैक्चुअल को पेपर आया, आपसे पूछ लिया कि वन नेशन वन राशन कार्ड में उत्तर प्रदेश कब शामिल हुआ था, वो शामिल हुआ था 1 मई 2020 को। आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। बाकी अन्य 4 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से थे? बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादर नगर हवेली और दमन दीव। वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब आपको पता है कि इसमें अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा है, और हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास ये राशन कार्ड है, तो जो भी राशन कार्ड क्या वन नेशन वन राशन कार्ड को अपना चुके हैं, 17 राज्यों में से कहीं पर भी अपने मौजूदा राशन कार्ड का प्रयोग करके जितना उसका कोटा बनता है उसका राशन उठा सकता है उस दुकान से, फिर प्राइस शॉप से, ठीक है, मतलब राशन की दुकानों से, सरकारी राशन की दुकानों से। 17 राज्यों में से किसी में भी अगर उक्त राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ चुका है तो वहाँ से राशन ले सकता है व्यक्ति। 5 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोविड कवच ऐप लॉन्च किया था। आयुष कवच कोविड ऐप, ठीक है, इसका नाम था। इस ऐप को आयुष ने डेवलप किया था, आयुष मंत्रालय ने, आयुष डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में जो उसने डेवलप किया था। कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस के दौरान आयुष मेजर्स को यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से हमारे प्राकृतिक मसाले जो हैं वो कैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारे किचन में जो मौजूदा इंग्रेडिएंट्स हैं उनका यूज़ करके हम कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, इस मामले पर जानकारी का प्रसार करने के लिए ये ऐप आया था। यूपी ने 3 साल के लिए अपने अधिकांश श्रम कानून जो सस्पेंड कर दिए थे, आपको पता होगा, बहुत फ्यू छोड़ करके बाकी सारे जो है हटा दिए गए थे श्रम कानून। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए उद्योगों को और नए औद्योगिक बुनियादी ढांचों को स्थापित करने में, मौजूदा उद्योगों और कारखानों को लाभ पहुंचाने के लिए और नया निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए लेबर लॉज हटाए गए थे, ऐसा उत्तर प्रदेश शासन ने बताया है। पर्पस क्या था? पर्पस है कि स्लो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और स्टेट को जो है इकोनॉमी को रिवाइव करना है वापस, और पेंडेमिक आउटब्रेक है, इस वजह से लेबर लॉ का इन्फोर्स करना कम जरूरी है। जो उद्यम हैं उनको और डेवलप करना जरूरी है, जो अल्टीमेटली लेबर्स को ही फ़ायदा देने वाले हैं। कहने का मतलब है कि ऑर्डिनेंस में ऐसा नहीं था कि सारे ही अधिकारों से वंचित कर दिया गया था लेबर्स को 3 साल के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्डिनेंस में बाकायदा सेफगार्ड मेजर्स आए थे न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य और श्रमिकों की सुरक्षा उपायों के लिए, और कोई भी इनका दुरुपयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात भी कही गई थी। योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया था प्रवासी श्रमिकों के लिए जो प्रवासी राहत मित्र ऐप आया था, इसमें यूएनडीपी की मदद से डेवलप किया है राज्य ने। तो सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जो लोग प्रवासी श्रमिक यहाँ पर आए हैं उनको लाभ देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग ने इसको डेवलप किया, ध्यान रखिएगा, और यूएनडीपी का इसमें सहयोग है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो प्रवासी उत्तर प्रदेश में एंटर हुए थे, उनकी स्किल के आधार पर उनको रोजगार सृजित करना, उनके लिए उनको भोजन उपलब्ध कराना और मिनिमम जो मीन्स रिक्वायर होते हैं सर्वाइव करने के लिए वो सब प्रोवाइड करना लक्ष्य रखा गया था इस ऐप का। इसमें कई सारे मेजर्स थे कि सभी को राशन किट दी जाएगी और सबका रजिस्ट्रेशन भी होगा, डेटा भी स्टोर किया जाएगा जिससे धांधलेगर्दी ना हो और रिपीटिशन ना हो। एक ही बेनिफिट एक से मतलब कई सारे बेनिफिट, मल्टीपल बेनिफिट एक ही लोगों को ना मिले, सबको मिले। 25 मई 2020 को एक ऐलान किया था यूपी सरकार ने, इस पर थोड़ा सा याद रखा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि एक माइग्रेशन कमीशन बनाएंगे, यानी कि यहाँ से जो लेबर जाते हैं दूसरे राज्यों में काम के लिए, तो उनको सुरक्षित एम्प्लॉयमेंट और उनकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए करीब 23 लाख ऐसे माइग्रेंट वर्कर हैं जो उत्तर प्रदेश से बाहर नौकरी करते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ये कमीशन जो है डेवलप किया जाएगा, इसका सृजन किया जाएगा, कुछ फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, स्ट्रक्चर, जिसमें कि अगर किसी राज्य को उत्तर प्रदेश के श्रमिकों
को काम देना है तो उसे उत्तर प्रदेश से परमिशन लेनी होगी। 28 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के डिप्टी मिनिस्टर जो हैं और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जिनका है, केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने अनाउंस किया था कि उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर की हर्बल रोड्स जो हैं हाईवेज़ में और स्टेट हाईवेज़ में, नेशनल हाईवेज़ में डेवलप की जाएंगी। हर्बल रोड्स का मतलब ये है कि रोड्स के किनारे हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे। कुल मिला करके रोड जो है हर्बल नहीं होगी, रोड के किनारे हर्बल होंगे। कुल मिला के पीपल, नीम, सागौन और हर्बल पेड़, ब्राह्मी, अश्वगंधा, ये सब जट्रोफा आदि लगाए जाएंगे यूपी में नेशनल हाईवेज़ के दोनों साइड। उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब घोषित हो चुका है। कुशीनगर एयरपोर्ट अब हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नागर विमानन मंत्रालय ने अप्रूव किया था इंडिया के 29वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में। ठीक है, भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या हो चुकी है 29 और कुशीनगर एयरपोर्ट जो है ये 29वां है। याद रखिएगा यहाँ पर, बहुत ज़रूरी है। स्टेगोडन के फॉसिल मिले थे सहारनपुर से, जो कि 5 से 8 मिलियन पुराने बताए जा रहे हैं। स्टेगोडन जो है हाथी का विलुप्त पूर्वज बताया जाता है। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट एंसेस्टर है एलिफेंट का और ये 5 से 8 मिलियन वर्ष पुराने आपके ये मिले हैं फॉसिल्स। कहाँ से? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के बादशाही बाग एरिया से। बादशाही बाग सहारनपुर। ये फॉसिल इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण, ये फॉसिल तो लगातार मिलते रहे हैं शिवालिक रेंज में, लेकिन ये अब तक का मिला सबसे पुराना फॉसिल बताया जा रहा है जो शिवालिक रेंज पर मिला है। इसे भी जो है कंक्लूड किया जा रहा है कि शिवालिक रेंज पर कभी बहुत डेंस फॉरेस्ट होते थे और बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज यहाँ पर प्रेजेंट थे, यहाँ पर एरिया में।